ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट हीट के ट्रांसफर के जो भी मोड्स थे उन सब के बारे में डिटेल में जान चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा था, जो मोड था हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट का, दैट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो हम जो मेन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेडिएशन पर। तो जैसा कि रेडिएशन में आपने देखा था कि रेडिएशन में क्या होता है, ना तो कोई पार्टिकल खुद से उठ के जाता है, यानी कि ना तो हीट आपकी डायरेक्ट जाती है और ना ही पार्टिकल बाय पार्टिकल जाती है। डायरेक्ट हीट का जो फर्स्ट पार्टिकल है वो जाके नहीं देख के आता। जो हीट जाती है वो फर्स्ट से लास्ट वाले की तरफ ऑटोमेटिकली कैसे चली जाती है, डायरेक्ट। तो कहने का मतलब जो रेडिएशन है उसको हम किसकी फॉर्म बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब रेडिएशन आपकी हीट को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, तो वो बन जाती है आपकी थर्मल रेडिएशन। अब ये थर्मल का क्या मतलब है, आपको अगर याद हो जब मैंने आपको थर्मल वर्ड कराया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात बताई थी कि बच्चों थर्मल का मतलब ही हीट होता है। तो अगर आप हीट को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, अगर हीट ट्रांसफर हो रही है डायरेक्ट फर्स्ट टू लास्ट पार्टिकल, दैट इज रेडिएशन। और अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको, थर्मल रेडिएशन। तो इस टॉपिक को अलग से पढ़ना क्यों जरूरी है जबकि हम रेडिएशन को पढ़ चुके हैं, क्योंकि भाई ये जो टॉपिक है वो कंप्लीटली हमारा जो रेडिएशन था, हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था, जो रेडिएशन था उसको कवर करती है। उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हम बातें जानने वाले हैं, और क्यों जानने वाले हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। उससे पहले आपको एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि हमने जो 3 तरह के हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा था वो कैसे था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि अभी वही मोड्स आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, ये 4 और ये 5, अगर फर्स्ट वाला पार्टिकल 1 बाय 1 क्या कर रहा है, इस बॉल को या हीट को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो हमारा होता है कंडक्शन। ऐसा कुछ मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल समझाया था। और अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं और अगर फर्स्ट पार्टिकल खुद उठ के जाता है, खुद गया और लास्ट वाले को बॉल देख के आया, तो ये हमारा क्या बन जाता, कन्वेक्शन। लेकिन ना तो फर्स्ट वाला खुद जा रहा है ना ही फिफ्थ वाला उठ के आ रहा है, जब ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी कि उसने बॉल को क्या मारा, फेंक के मारा, और बॉल फर्स्ट से कहां चली गई, फिफ्थ वाले के पास चली गई। तो ये मोड हमारा कहलाता था रेडिएशन। और अगर इस बॉल की जगह आप ट्रांसफर कर रहे हो वो हीट को, तो ये आपकी बन जाती है थर्मल रेडिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर समझाऊंगी कि इसको जानना इतना जरूरी क्यों है, इस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी हुई है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन इज द एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन एक्चुअल में एनर्जी है, क्योंकि हमें पता है हीट ट्रांसफर हो रही है, थर्मल का मतलब हीट होती है और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में बाय ए बॉडी। कोई भी एक बॉडी हीट क्या कर रही है, एनर्जी की फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर रही है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसलिए वो इमिट कर रही है, बाहर निकाल रही है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, हीट फ्रॉम सन रीचेस टू द अर्थ। जो हीट है सन से कहाँ आ रही है, अर्थ पे। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि जो हमारा सन है वो ज्यादा हॉट नहीं होता, वो जैसा अर्थ होता, जैसा अर्थ है नॉर्मल, ना टेम्परेचर ज्यादा ना कम, ऐसा ही होता। क्या सन की रेडिएशंस हमारे यहाँ पे आ पाती? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हीट सिर्फ वहां पे ट्रांसफर हो सकती है जहां हॉटनेस ज्यादा हो और हॉटनेस कम हो। जहां हॉटनेस ज्यादा है वहां से कहां ट्रांसफर हो जाती है, जहां पे हीट कम है। तो जो सन है उसके पास बहुत हीट है, बहुत ज्यादा हीट है उसके पास, तो वो क्या करता है,
अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है अदर प्लैनेट्स पे, जैसे हमारे प्लैनेट पे आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। और ये जो हमारी हीट आ रही है सन से और अर्थ तक हीट आ रही है, वो आ रही है रेडिएशंस की फॉर्म में। ये चीज आपके समझ में आई? यानी कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, दिस इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। यानी कि सन से आने वाली जो भी रेडिएशंस हैं, जो भी आपके पास वेव्स आ रही हैं, जो भी लाइट आ रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी? थर्मल रेडिएशन। तो आपके ये चीज समझ में है कि थर्मल रेडिएशन एक्चुअली क्या है? थर्मल रेडिएशन क्या है? जो हमारी ट्रांसफर होती है, इमिट होती है किसी भी बॉडी से उसके टेम्परेचर की वजह से। अगर सन इतना ज्यादा गर्म ना होता, हॉट ना होता, तो उससे भी रेडिएशंस नहीं निकल के आती और वो ट्रांसफर नहीं होती सन से अर्थ की तरफ। तो क्या समझ में आया हमें कि थर्मल रेडिएशन को जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सन की लाइट हमारे अर्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सन की लाइट नहीं होगी तो जो प्लांट्स हैं वो अपना जो खाना है, जो अपना फोटोसिंथेसिस है, वो वाली प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना हमें खाना मिलेगा और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये टॉपिक इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है जानना क्योंकि हम एक्चुअल में जो सन है, सन जो हमें रेडिएशंस दे रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो रेडिएशंस जो है वो थर्मल रेडिएशंस है, ये हमारे समझ में आ गया है। और जो बॉडी है जो हमें हीट दे रही है दैट इज सन। सन हमें हीट दे रहा है, हीट को ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि उसके पास हॉटनेस ज्यादा है, हमारे पास हॉटनेस कम है। तो हॉट टू कोल्ड, एक सन से अर्थ की तरफ, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। ये बात हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो अब इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे और कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दिस रेडिएशन एक्चुअली द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का यहाँ पे डायरेक्ट और सिंपल मीनिंग है कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो हमारे पास रेडिएशन सन से आ रही है, एक्चुअल में वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि वेव्स क्या होती है, उनको बता दूं तो हमारी जो लाइट होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है। वैसे मैं ये करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार रिवाइंड करा देती हूँ। जो लाइट होती है उसकी दो फॉर्म होती है, एक तो पार्टिकल नेचर, एक लाइट नेचर होता है, ठीक है, यानी कि वेव नेचर। तो वेव नेचर होता है कि अगर पार्टिकल नेचर है तो लाइट चलती है ऐसे पार्टिकल्स की तरह, और अगर उसका वेव नेचर है तो लाइट चलती है ऐसे वेव में, कुछ इस तरह से, ये वेव्स होती है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी रेडिएशंस आ रही हैं सन से, जो हमारे पास रेज आ रही हैं, वो रेज हमारी कैसी होती हैं? वो होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वेव्स होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ आपकी वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ना मोशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ, ठीक है, और जो सुनने वाला है वो मुझसे बहुत दूर जाके खड़ा है, तो उसको मेरी साउंड बहुत कम सुनाई देगी, ठीक है। या फिर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मान लीजिए कि हम बिना हवा के खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है, एयर नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो जब मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे साथ खड़ा हुआ जो पर्सन होगा उसको बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देगा कि मैंने एक्चुअल क्या बोला। इससे क्या पता लगा कि जो साउंड वेव होती है, जो आवाज होती है, वो क्या करती है? उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव है जिसको प्रोपागेशन के लिए, मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम। जैसे हमारी लाइट वेव होती है, जो सन है, सन हमसे बहुत दूर है, बहुत 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 दूर, लेकिन फिर भी सन से लाइट कहाँ आ रही है? अर्थ पे आ रही है। जबकि अर्थ के बीच में और भी प्लैनेट्स हैं, मतलब अर्थ और सन के बीच में और भी प्लैनेट्स हैं, और ना ही वहां पे कोई एनवायरमेंट है, ना ही कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई एयर है, कुछ भी नहीं है।
स्पेस में कुछ भी मीडियम नहीं है, लेकिन लाइट फिर भी सन से अर्थ तक आ रही है, दैट्स मीन लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, जिनको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, यानी कि ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की उनको जरूरत नहीं होती। ये होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इससे क्या पता लगा कि जो हमारी थर्मल रेडिएशन होती है, थर्मल रेडिएशन मैंने अभी भी बताया, जो सन से लाइट आ रही है हमारे पास, या कोई भी जो हीट ट्रांसफर हो रही है हीट से, जैसे फायर होती है, फायर से निकलने वाली हीट है, उसको भी आपकी किसकी जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो क्या कर जाती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक मीडियम से दूसरे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो चलिए दोबारा से देखिए, दिस रेडिएशन एक्चुअली द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो थर्मल रेडिएशन होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। 10 थर्मल रेडिएशन हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने कहा जो रेडिएशन है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर कहा कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो थर्मल रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी थर्मल रेडिएशन है वो किसकी प्रॉपर्टी पर काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी पर। अब ये बात तो ये हो गई कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके ऊपर ही, उसी की प्रॉपर्टी पे चलती है रेडिएशंस, यानी कि हमारी थर्मल रेडिएशंस। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम जानेंगे, जो कि हमारा टॉपिक भी है नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशंस। यानी कि आपको एक बात पता लगी कि जो आपके थर्मल रेडिएशंस है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और यही प्रॉपर्टीज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी होने वाली है। तो आपका दुगना फायदा है यहाँ पे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो गई तो सिंपली आपको किसकी याद हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन, यानी कि अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो थर्मल रेडिएशंस हैं वो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। यानी कि सन की लाइट को हमारी अर्थ तक आने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, या फिर उसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी जरूरी है, नेसेसरी है, जो वो फॉलो करते हुए अर्थ तक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है ट्रेवल या फिर मूव करना, यानी कि जो हमारी थर्मल रेडिएशंस होती हैं उनको मूव करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए, देखिए हमारे चलने को, हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं, ट्रेवल करना बोलते हैं ना। ऐसे ही वेव का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को बोलते हैं प्रोपागेशन, यानी कि जो मोशन होता है ना वेव्स का, उसी को ये प्रोपागेशन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी थर्मल रेडिएशंस है उनको मूव करने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती, किसी भी मीडियम की। तो ये बात तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि हमने देखा कि जो ये वेव्स होती हैं, थर्मल हमारी रेडिएशंस होती हैं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मोशन के लिए किसी भी मीडियम की क्या नहीं होती, जरूरत नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल रेडिएशन की, दैट इज दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर कहीं पे कोई भी मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं। क्योंकि आपने देखा ना, सन से आने वाली जो रेडिएशन है बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेस एकदम खाली पड़ा है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सन तक आ रही है, सन की लाइट आ रही है ना अर्थ तक। तो देखो ना कितनी गर्म होती है, जब हम धूप में खड़े होते हैं
स्किन एकदम जलने लग जाती है, यानी कि सन की हीट हमारी अर्थ तक क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, और वो हीट जो हीट है हम वो क्या कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सेकंड क्या है, सेकंड इज दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁻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 ⁻
जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये मोस्टली पूछ लिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं सी से। यानी कि सी क्या है? सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट। इसी स्पीड से जो लाइट होती है, जो रेडिएशन होती है, वो क्या करती है? मूव करती है। जो सन की लाइट है वो अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगाती है। यानी कि उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो सन से लाइट आ रही है वो आपकी जो लाइट है उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, और ये जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में इतनी होती है। वैक्यूम मतलब जिसपे कोई मीडियम नहीं होता। यानी कि अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में जो आपका है वो वैक्यूम है, वहां पे ना कोई हवा है ना पानी है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली है। यानी कि इसको वैक्यूम बोला जाता है। और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिनोट करते हैं इसको सी से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ओबे रिलेशन c = म्यू लैम्डा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा रिलेशन होता है, जो हमारा रिलेशन दिया है c = म्यू लैम्डा, अब ये क्या है इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए c के बारे में मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वो डिपेंड करती है हमारा म्यू। म्यू होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, अभी बताऊंगी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और लैम्डा होता है हमारी वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होती है? तो देखो, मैंने कहा कि हमारे पास जो थर्मल रेडिएशन आ रही है वो हमारी आती है वेव की फॉर्म में, और वेव क्या होती है? वेव होती है ये, ठीक है। तो वेवलेंथ होती है कि इस वेव की लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। कितनी लंबी, कितनी लेंथ से आपकी वेव जा रही है, दैट इज वेवलेंथ। या फिर मैं कहूं एक साइकिल कंप्लीट जितनी हो रही है, इसको एक साइकिल बोलते हैं। देखिए ये पॉजिटिव हाफ और नीचे वाला नेगेटिव हाफ, तो जितनी इसकी लेंथ होगी दैट इज वेव लेंथ, वेव की लेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हमारी म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है 1/t। यानी कि एक सेकंड में वेव ने कितना ट्रेवल किया, मान लीजिए एक सेकंड में उसने इतना ट्रेवल किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/2, यानी कि हाफ हो गई कंप्लीट की। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट की। क्या पता 1 सेकंड में उसने 2 साइकिल कंप्लीट कर ली हो, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट की, और वेवलेंथ क्या होती है कि उस वेव की लेंथ कितनी है। तो हमारी जो ये होती है, हमारा जो वेलोसिटी होती है, जो हमारी स्पीड है, वो ओबे करती है ये रिलेशन। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड होती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे और हमारी वेवलेंथ पे। टोटली डिपेंड ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और अगर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा तो वो ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि हम किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ को इंक्रीज कर दें तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपकी वेवलेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके दोनों में से कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी, जो आपकी स्पीड है, वो भी क्या हो जाएगी? लाइट की इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फॉलो करती है इस रिलेशन को, इस फॉर्मूला को, जो कि क्या है हमारा c = फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई। अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, जो कि हमारा 4th पॉइंट है। क्या कहना चाह रहे हैं 4th पॉइंट? हमें कहना चाह रहा है मीडिया आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है
जिसमें से जो लाइट होती है वो आर पार हो जाए। जैसे हमारे जो घर होते हैं उसमें जो विंडो लगी हुई रहती है उसमें से सनलाइट क्या हो जाती है, वो हमारी आर पार हो जाती है। दैट्स मीन वो आपका ट्रांसपेरेंट है। और नेक्स्ट आपका जो है दैट इज ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है जिसमें से लाइट ट्रांसफर ना हो। कोई भी चीज हो सकती है, ये ब्लैक बोर्ड हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, ये बुक हो सकती है, दीवारें हो सकती हैं, कोई भी चीज जिसमें से लाइट क्या ना हो सके, ट्रांसफर ना हो सके, वो आपकी होती है ओपेक्यू। तो यहाँ पे बात की है कि मीडिया जो है या मीडियम जो है आर ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू, या तो ट्रांसपेरेंट होगा या ओपेक्यू होगा। ट्रांसपेरेंट के लाइट आर पार हो सकती है, और ओपेक्यू का मतलब कि जो लाइट है वो इस दीवार पे से या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट गिरे लेकिन दूसरी तरफ ना जा पाए, वो ओपेक्यू होता है। तो वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि लाइट की वेवलेंथ कितनी है, क्योंकि जो लेजर लाइट होती है वो बॉडी को क्रॉस कर सकती है। ऐसी बहुत सी रेडिएशन है, बहुत सी लाइट है जो आर पार करके क्या हो जाती है, निकल जाती है। जैसे आपने सुना होगा एक्सरेज, एक्सरेज का नाम सुना है। जैसे किसी की चोट लग जाती है तो एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, वो एक्सरे क्या करती है, वो हमारी क्रॉस कर जाती है, लेकिन जहां पे चोट लगी हुई होती है वहां से वो क्रॉस नहीं कर पाती है। तो उसका जो डायग्राम है वो हमारे किस पे आ जाता है, वो जो एक्सरे के बाद हमें दिया जाता है, जिसमें देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे चोट लगी है, वो क्या नहीं कर पाता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो दैट्स मीन कुछ रेज ऐसी भी हैं जो ओपेक्यू से भी क्या हो जाती है, निकल जाती है, यानी कि हमारे शरीर से भी निकल जाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार हो जाती है। तो कहने का मतलब है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, कि वेव की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, वो किस टाइप की वेव है। अगर वो एक्सरे है तो निकल जाएगी, एक्सरे वेव है तो निकल जाएगी। तो ऐसे बहुत सी वेव्स होती हैं, अगर उनमें से आर पार होना है तो वो डिपेंड करता है कि वेव की वेवलेंथ क्या है। अगर उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो ट्रांसपेरेंट में से भी निकल जाएगी, ओपेक्यू में से भी निकल जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है, जैसे कि सनलाइट होती है, सनलाइट में ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से नहीं निकल पाती। अगर ऐसा होता तो रूम में बैठे हुए भी सनलाइट अपनी जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, उनको क्रॉस करके रूम में आ जाती है और हमें बड़ी गर्मी लगती है ना। तो सनलाइट क्या होती है, उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी वेव्स हैं जो वेवलेंथ पे डिपेंड करती हैं और वो ओपेक्यू से भी क्या हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। और ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है टोटली किस पे डिपेंड हो रही है, फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ पे। तो हम कह सकते हैं ना कि मीडियम भी किस पे डिपेंड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, थर्मल रेडिएशन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। भाई जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कहने का मतलब जो सनलाइट आती है हमारी, वो भी हमारी कैसे आती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आती है। स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब ये नहीं है कि जो सन यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट आएगी। स्ट्रेट का आने का मतलब है ऐसे ऐसे करके नहीं आती है, वो एकदम स्ट्रेट आती है। आ टेढ़ी भी सकती है, कहने का मतलब यूं भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, लेकिन ऐसे नहीं आ सकती। किसी भी एंगल पे आए लेकिन आए एकदम सीधी। पार्टिकल्स जो हैं, वेव्स जो एकदम करेक्ट सीधी आए, ऐसे लहराते हुए ना आए, ठीक है। तो कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी थर्मल रेडिएशंस होती हैं ये ओबे करती हैं हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, देखिए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है उसको डिस्टेंस से डिफाइन किया जाता है। कैसे, देखिए कुछ इस तरह से समझिए, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि अगर आप दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आने वाली हीट भी क्या हो जाएगी, आपकी कम। यानी कि एक चीज इंक्रीज होगी, जो हीट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम थर्मल रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, और थर्मल रेडिएशंस में किसकी बात कर रहे हैं हम, हीट के ट्रांसफर की। तो मान लीजिए, आप खुद समझिए इस चीज को, मान लीजिए कि विंटर का टाइम है और आप क्या कर रहे हैं, अपने आप जो है अपने हाथों को कन्वेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फायर से निकलने वाली हीट को हाथों में अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। माना इस चीज को। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर फायर लगी हुई है और आप बिल्कुल फायर के क्लोज जाके हाथ को करेंगे, ज्यादा गर्मी लगेगी, हाथ जलेंगे आपके।
लेकिन फायर वही है, लेकिन आप अपने हाथ की डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि हैंड और फायर के बीच की डिस्टेंस को क्या कर ली, ज्यादा। अब आप इजीली अपने हाथों को गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर आराम से होगी, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और गर्मी नहीं लगेगी, और हीट क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि जो थर्मल रेडिएशन है, जो हीट है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। दैट्स मीन अगर आप हीट देने वाली बॉडी के क्लोज आएंगे तो हीट क्या लगेगी, ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम होगी, हीट ज्यादा लगेगी। लेकिन आप हीट देने वाली बॉडी से क्या हो गए, दूर, तो डिस्टेंस हो गई ज्यादा, हीट क्या लगेगी, कम। तो यहाँ पे जो रिलेशन फॉलो हो रहा है दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को करिएगा प्लीज, क्योंकि आपको 2-3 मार्क्स में आराम से ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, यानी कि हमारी जो थर्मल रेडिएशंस है उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज आपकी दी हुई है ना, ये प्रॉपर्टीज ना सिर्फ आपकी थर्मल रेडिएशंस में काम आएंगी, कहीं ना कहीं ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी काम आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रॉपर्टी मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जरूरी तो आपके ये जो हमने यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा है ना हमारा, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग कोई भी दो बॉडीज है, मान लीजिए एक बॉडी है जो हीट को ट्रांसफर कर रही है, दूसरी बॉडी है जिसको हीट चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि जो हीट दे रही है और जो हीट ले रही है, अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं तो मुझे बताइए हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपसे जस्ट ये पूछा जाएगा कि जो जिस तक पहुंचानी थी हीट, क्या उसके पास हीट प्रॉपर पहुंच जाएगी, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है जो हमारी जो थर्मल रेडिएशन होती है वो हमारी डिपेंड होती है, ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हीट की जो पहुंचने की, जो ट्रांसफर होने की पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा थर्मल रेडिएशन होती है, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं आप कि हमारी जो यहाँ पे थर्मल रेडिएशन होती है, मैं नहीं चाहती आपका एक भी मार्क्स कटे, थर्मल रेडिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी डिस्टेंस के, यानी कि अगर बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो थर्मल रेडिएशंस को पहुंचने में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिस्टेंस कैसे कवर करेगी वो, इनवर्सली में क्या होता है, एक इंक्रीज हो गया तो एक डिक्रीज होगा। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो रेडिएशंस डिक्रीज हो जाएंगी, अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर दोगे तो रेडिएशन यानी कि जो हीट है वो बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वाला है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो भी करती है रिलेशन किसको, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को, यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है उस पे कि कितनी लंबी आपकी कोई वेव जा रही है, और दूसरा कौन सा है हमारा, हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड में जो हमारी वेव है वो कहाँ तक जा पा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको यहाँ पे क्या कराया है, थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्मल रेडिएशन में कोई भी एक बॉडी होती है, उसमें से हीट इमिट होती है, और वो किसकी वजह से होती है, उसके टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको टेम्परेचर को, कम टेम्परेचर वाली जो बॉडी है, कम हीट वाली जो बॉडी है, उसको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि हमारी यहाँ पे जो थर्मल रेडिएशंस है वो क्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यही एग्जाम्पल आप एग्जाम में बिल्कुल दे के आ सकते हैं कि जैसे हमारी जो सन है उससे आने वाली रेडिएशन किसके पास आती है, अर्थ के पास आती है, और ये जो वेव्स आती हैं, ये जो रेडिएशंस आती है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज जो भी आप नोट्स बनाएंगे उन नोट्स में भी आप इनको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट पे कैसे ना कैसे करके आपका पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। ऐसे ही आपका मैंने बताया जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, जिनको मूव करने के लिए किसी भी आपको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फिर हमने कहा कि हमारी जो ये, अगर इनको मीडियम की जरूरत नहीं है
और थर्मल रेडिएशन अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं कि थर्मल रेडिएशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि जो थर्मल रेडिएशन की होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होगी। तो हमने यहाँ पे जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज थी उनको बहुत डिटेल में अच्छे से जान लिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऐसा एक पॉइंट होगा जो समझ में नहीं आया है। पूरे के पूरे टॉपिक को, जो भी चैप्टर में मैंने एक एक आपको टॉपिक और क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं। कोशिश की है नोट्स भी आपको अलग से बनाने की जरूरत ना पड़े। बुक्स के जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या अलग से जो एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं। इवन अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उतनी मेहनत आप भी अपने लिए करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे और कर भी रहे होंगे। क्योंकि देखिए हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपको ही करने हैं, और मैं सिर्फ यहाँ आपको नॉलेज देने के लिए, आपको सिखाने के लिए या बुक्स में जो लाइंस लिखी हैं उनको समझाने के लिए नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ आप उस टॉपिक को डीपली समझें, आप समझे उस टॉपिक को कि वो आपकी डेली लाइफ में कैसे उसको आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे आपके अटेम्प्टेशन का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है तो मैं वो भी आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ कि आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी। बस आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, जो मैं आपको टॉपिक कराऊं उसको अच्छे से समझते रहिए। इवन मैं ये कहती हूँ आपको बुक की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बस एक बार वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं। तो आई होप आपको मेरा समझाया हुआ मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। और अगर रियली आपके ये पसंद आ रही है तो प्लीज 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 वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन करता है और अदर एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने का मन करता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप लोग समझ पाए। तो प्लीज जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही मेहनत अपने लिए आप खुद भी कीजिए, ताकि आपके लिए बेस्ट हो, आपने जो कोर्स करने की सोची है वो आपका बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो। तो चलिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं आता कोई टॉपिक समझ में, उनको भी आसानी हो, उनको भी पढ़ने में मजा आए, इंटरेस्ट आए, बर्डन लेके ना पढ़े वो किसी भी चीज को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना भी टॉपिक मैं करा चुकी हूँ, जितने भी मैं लिखवा चुकी हूँ, उन सभी के नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से, 1 बाय 1, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।